नमस्ते बच्चों, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को बसंत भाग 3 क्लास 8 का पाठ पानी की कहानी का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्लास 8, क्लास 9, 10th का मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो पानी की कहानी का पहला क्वेश्चन है, लेखक को ओश की बूंद कहाँ मिली? तो इसका आंसर है, लेखक प्रातःकाल बेर की झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था कि बूंद अचानक उसकी कलाई पर जा गिरी और सरक कर हथेली पर चली आई। मतलब इसमें लेखक बताना चाह रहे हैं कि लेखक जब सुबह को निकले थे तो बेर की झाड़ी के पास से निकल रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, ओश की बूंद अचानक उनकी कलाई पर गिरी और सरक कर उनकी हथेली पर जाकर गिर गई। दूसरा प्रश्न है, ओश की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो इसका आंसर है, बूंद ने पेड़ों की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति के बारे में बताया कि इस पेड़ के बराबर ही उसकी जड़ें तथा रोएं जमीन में फैली हुई हैं। और यहाँ पर लेखक को ओश की बूंद बता रही है कि जितना बड़ा आप पेड़ देख रहे हैं, लंबाई में जितना ऊंचा है उतना ही गहराई में इसका जड़ भी है। और जड़ क्या करता है, काफ़ी निर्दयी है, और क्या करता है, सारे पानी को सोख लेता है। और इन्हीं में से एक रोएं में उसे बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। और जो जड़ होता है किस तरह से खींचता है अपनी तरफ और अपने में समाहित कर लेता है। बूंद वहाँ 3 दिन सांसद भोगती रही, मतलब वहाँ 3 दिनों तक उनको कष्ट सता रहा था। यह बताते हुए ओस की बूंद के अंदर क्या हुआ, क्रोध भी आ गया और घृणा से कांप उठी। तीसरा प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी में अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा है? तो इसका आंसर है, पानी की बूंदें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पुरखा इसलिए कहा है क्योंकि दोनों की क्रिया के फलस्वरूप बूंद का जन्म होता है। मतलब हाइड्रोजन, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या होता है, जल बनता है, मतलब H2O उसको बोलते हैं। तो इस क्रिया में दोनों का प्रत्यक्ष अस्तित्व खो गया था। आगे प्रश्न, चौथा प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर है, पानी के जन्म और जीवन यात्रा की कहानी इस तरह है। इस पाठ में लेखक ने बताया कि बहुत समय पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक गैसें सूर्यमंडल में लपेटों के रूप में विद्यमान थी। एक अन्य विशाल ग्रह की आकर्षण शक्ति के कारण उसका कुछ अंश टूटकर अलग हुआ और ठंडा हो गया। इसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया के फलस्वरूप पानी का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका और कुछ भाग है, पानी की जीवन यात्रा की कहानी। तो इसमें क्या बता रहे हैं, पानी वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में विद्यमान थी, मतलब जल के रूप में वाष्प के रूप में विद्यमान थी। अन्य वाष्प दल के मिलने से वाष्प भारी तथा ठंडी हुई तथा भारी होकर वर्षा के रूप में नीचे आई। ये बूंदें पहाड़ की चोटियों पर बर्फ के रूप में जम गई। सूर्य की किरणों के उष्मा ने उन्हें पिघलाया तथा कुछ हिमखंड भी टूटकर इस पानी के साथ सरिता में आया। सरिता से यह पानी सागर में पहुंच गया। यह पानी सागर की तली तथा चट्टानों के बीच से होकर गहराई में चला गया। वहां पर ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ ही वाष्प के रूप में बाहर चला आया। यही पानी वर्षा के रूप में नदियों में आया। और क्या हुआ, जो वाष्प के रूप में बादल में सारा पानी चला गया था, तो फिर बारिश के रूप में ज़मीन पर आ गया और तथा नल में जाकर एक टूटे भाग से ज़मीन पर टपक गया। यह पानी पृथ्वी द्वारा सोख लिया गया। इसे पेड़ की जड़ ने अवशोषित किया तथा पत्तियों के माध्यम से वाष्प रूप में वायुमंडल में छोड़ दिया। आगे 5 नंबर का प्रश्न है,
कहानी के अंत और आरंभ के हिस्सों को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो इसका आंसर है कहानी का आरंभ और अंत पढ़कर हम जानते हैं कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूरज के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। सूरज की ऊष्मा पाकर उसमें उड़ने की ताकत आ जाएगी और वह उड़ सकेगी। आगे शॉर्ट प्रश्न भी है। पानी की कहानी पाठ किस शैली में लिखा गया है? इसमें कौन किसे कहानी सुना रही है या रहा है? तो इसका आंसर है पानी की कहानी पाठ आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें पानी की बूंद अपनी आपबीती कहानी लेखक को सुना रही है, जिससे लेखक को तकलीफ न हो तथा दोनों का समय भी आराम से कट जाए। आगे प्रश्न है लेखक की हथेली पर पड़ी बूंद किसके इंतजार में थी और क्यों? तो इसका आंसर है लेखक की हथेली पर पड़ी बूंद सूर्योदय होने का इंतजार कर रही थी। वह सूर्य की ऊष्मा से शक्ति ग्रहण करती और भाप बनकर वायुमंडल का अंग बनना चाहती थी। आगे प्रश्न है पेड़ की पत्तियों तक आने से पहले बूंद कहाँ थी? इसका आंसर है पेड़ की पत्तियों तक आने से पहले बूंद जमीन में इधर उधर घूम रही थी। घूमते हुए वह पेड़ के पास आ गई और पेड़ की जड़ों में मौजूद रौं ने उसे अपने अंदर खींच लिया। आगे प्रश्न है बूंद ने पत्तियों तक का सफ़र किस तरह और कितने समय में पूरा किया? तो इसका आंसर है बूंद की जड़ के रौं ने अपने अंदर खींच लिया। वहाँ कुछ और पानी की बूंदें थी जो उसे ऊपर खींच रही थी। इसके साथ ही रौं द्वारा लाई गई कुछ बूंदें उसे ऊपर ढकेल रही थी। इस तरह वह 3 दिन में ऊपर आ पाई। आगे प्रश्न है बूंद लेखक की हथेली पर क्यों कूदी थी? लेखक ने उसे क्या आश्वासन दिया? तो इसका आंसर है बूंद अपनी जान बचाने के लिए पत्तियों पर सिकुड़ी बैठी हुई थी और लेखक को देखते ही उसके हथेली पर कूद पड़ी। लेखक ने उसे आश्वासन दिया कि जब तक मेरे पास हो तुम्हें कोई छू तक नहीं सकेगा। आगे प्रश्न है सूर्य की ओर आते ग्रहराज की विशेषताएं पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर है सूर्य की ओर आता हुआ ग्रहराज आकार में सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। वह बहुत ही चमकीला तथा आंखें चौंधिया देने वाला था। उसकी गति काफ़ी तेज थी। उसकी आकर्षण शक्ति बहुत ही अधिक थी जिससे सूर्य हिल गया। आगे प्रश्न है भाप से ठोस रूप में आई बूंद स्वयं को कहाँ पाया? तो इसका आंसर है भाप के रूप में पृथ्वी के आसपास घूमने वाली बूंद जब ठोस रूप में आई तो उसने स्वयं को पहाड़ की चोटी पर पाया, जहाँ उसके अनेक साथी बर्फ बने पड़े थे। इन पर सूर्य की किरणें जब पड़ती तो इनकी सुंदरता निखर जाती थी। आगे प्रश्न है अचानक बूंद बनी बर्फ क्यों फिसलने लगी? तो इसका आंसर है बर्फ बनी बूंद को ऐसा लगा कि वे सभी फिसल रहे हैं। उसका कारण यह था कि पृथ्वी पर स्थित अनेक भाई दबकर पानी का रूप ले चुके थे। उनका शरीर अपना ठोसपन छोड़ चुका था। उनके बहने से वे भी बहते हुए फिसलने लगे हैं। आगे प्रश्न है बूंद द्वारा गर्म धारा के साथ जो व्यवहार किया गया उससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर है बूंद की गर्म धारा से जब भेंट हुई तो उसने धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने की कोशिश की और उसकी गर्मी सोखने की कोशिश की। उसके इस व्यवहार से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ परोपकार करना चाहिए। आगे प्रश्न है बूंद को समुद्र के बारे में क्या क्या नया ज्ञात हुआ? तो इसका आंसर है बूंद सोचती थी कि समुद्र में केवल पानी ही पानी है, परंतु वहां पहुंचकर बूंद ने जाना कि समुद्र में बहुत से अन्य जीव जंतु भी हैं। वहां उनकी अपनी दुनिया भी है। इसके अलावा समुद्र के पानी में नीरा नमक भरा हुआ है। आगे प्रश्न है समुद्र की तह में बूंद ने क्या क्या देखा? तो इसका आंसर है समुद्र की गहराई में जाकर तह में बूंद ने देखा कि वहाँ भी जंगल है। ये पेड़ छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले तथा अधिक मात्रा में हैं। यहाँ पहाड़ियाँ तथा गुफाओं में अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं जो निपट अंधे तथा महाआलसी हैं। आगे प्रश्न है सागर की गहराई में चट्टान के नीचे पहुंची बूंद पृथ्वी से बाहर आई।
तो इसका आंसर है सागर की गहराई में चट्टान के नीचे पहुंची बूंद में एक ऐसा स्थान देखा जहां तापमान बहुत अधिक था। यह तापमान उसके लिए असह्य था, मतलब काफ़ी सहन करने लायक नहीं था। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और बूंद वाष्प रूप में जमीन के बाहर आ गई। आगे प्रश्न है, वह कौन सी जगह थी जिसकी आनंद वह भुलाए नहीं भूल सकती है और क्यों? तो इसका आंसर है ज्वालामुखी से वाष्प रूप में निकलने वाले के बाद बूंद से अन्य बहुत से वाष्प कण मिले। वह भारी हो गई और पर्वत पर गिरी तथा मैली कुचैली होकर एक ओर बह निकली। उन पत्थरों पर कूदने, उछलने तथा किलकारियां मारने का आनंद वह नहीं भूल सकती है। उसे ऐसा आनंद अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता था। आगे प्रश्न है, भाग्य ने बूंद का साथ किस तरह दिया? तो इसका आंसर है बूंद सरिता से नल में पहुंच गई। वह बहती जा रही थी कि एक जगह से नल टूटा हुआ था। वह टूटे नल से टपक कर बाहर आ गई और धरती में समा गई। आगे प्रश्न है, ओस की बूंद पत्ती पर सिकुड़ कर क्यों बैठी हुई थी? तो इसका आंसर है ओस की बूंद वृक्ष में 3 दिन तक दुख भोगती रही। बड़ी मुश्किल से वह पत्तों के बारीक छिद्रों से जान बचाकर निकल सकी थी। बूंद यह सोचकर बाहर आई थी कि पत्तों से बाहर आते ही वह सूर्य से ऊष्मा ग्रहण कर वायुमंडल में उड़ जाएगी। उस समय सूर्य छिप चुका था और रात हो चुकी थी। बूंद उड़ना चाहती थी, पर उस समय वायुमंडल में इतने जलकण थे कि वह अपना स्थान न बना सकी। आगे प्रश्न है, प्रचंड प्रकाश पिंड धरती के निर्माण में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ? तो इसका आंसर है प्रचंड प्रकाश पिंड अत्यंत तेज गति से सूर्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उसका आकार सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसके प्रकाश से आंखें चौंधिया रही थी। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर निकल गया, पर उसकी आकर्षण शक्ति इतनी तीव्र थी कि सूर्य का एक भाग टूटकर उससे पीछे चला गया और सूर्य से अलग हुआ भाग इतना खिंचाव न सह सका और कई खंडों में विखंडित हो गया। उन्हीं में एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। आगे प्रश्न है, बूंद ने समुद्र की गहराई में क्या क्या देखा? उस विचित्र जीव की क्या विशेषता थी? तो इसका आंसर है बूंद समुद्र की गहराई में समाती जा रही थी। वहाँ उसने देखा कि पानी के नीचे सूर्य का प्रकाश बहुत कम है। उसे बल लगाकर देखना पड़ रहा था, इस कारण उसे पीड़ा हो रही है। वहाँ उसने रंगीन मछली, छोटे पेड़, पहाड़ियाँ और घाटियाँ तथा नाना प्रकार के विचित्र जीव जंतु भी देखे। उसमें एक रंगीन मछली थी जिससे चमक निकल रही थी। इस चमक के कारण जो भी छोटी मछली उसके निकट आती थी उसे वह खा जाती थी। तो इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे मैं नए पाठ के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।